हेलो बच्चों, और कैसे हो। जैसे आप लोग देख रहे हो कि हमने आपको इससे पहले 9th क्लास का दूसरा सबक का नाम है मीर अम्मन, है ना। आपको हमने ये पूरा पढ़ा दिया था और इसकी हालात ज़िंदगी पूरी पढ़ा दी थी। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हो गया था। इसमें लास्ट में हमने ही यहाँ से ख़त्म किया था कि ये चौथे दरवेश की शेर का जो हिस्सा पेश किया जा रहा है, इसमें मीर अम्मन की तहरीर की सब खूबियाँ नज़र आती हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पे यही है कि मतलब अब मीर अम्मन ने कौन सा सबक लिखा था। ये तो हो गए हमारे राइटर, मीर अम्मन हमारे राइटर हो गए। और मीर अम्मन ने कौन सा सबक लिखा था, तो मीर अम्मन का जो ये सबक है ये आपको दिखाई दे रहा है। आपको पहले ही बताया गया था इसमें कि शेर चौथे दरवेश की, ठीक है। तो आज हम यही सबक शुरू करना चाह रहे हैं, शेर चौथे दरवेश की। आप लोग देख रहे हो, नाम से ही बच्चों पता चल रहा है ना आपको कि ये शेर चौथे दरवेश की, ठीक है। शेर का मतलब क्या होता है, एक होता है शेर, एक होता है शेर बड़ी शीन वाला होता है, उसमें होता है शेर। तो वो शेर क्या होता है, वो शेर जो जंगल वाला होता है। एक होता है शेर जिसमें हम बड़ी शीन एन और रे मिलाकर बना देते, तो हमारा वो शेर व शायरी वाला शेर होता है, ठीक है। एक होता है हमारा ये सैर लिखा हुआ है, तो सैर मतलब क्या हुआ हमारा उर्दू में, घूमना टहलना। इसे कहते नहीं कि हम यहाँ की सैर करने जाएंगे, वहाँ की सैर करने जाएंगे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। सैर चौथे दरवेश की, चौथा मतलब कोई मतलब पहला दूसरा तीसरा कोई चौथा है, तो दरवेश मतलब फ़कीर, है ना। तो दरवेश का मतलब क्या होता है, फ़कीर। तो इसमें एक किस्सा बयान किया गया है, मतलब कि इसके और हिस्से हैं, है ना। मतलब पहला दरवेश बोला होगा, पहला दरवेश ने अपनी कहानी बताई होगी, दूसरे दरवेश ने, तीसरे दरवेश ने, लेकिन आपके सबक में जो दिया गया है वो ये दिया गया चौथे दरवेश की कहानी आपके सबक में दी गई है, ठीक है। तो इसलिए ये कहानी दी गई है चौथे दरवेश की, यानी चौथे फ़कीर की। अब क्या है आगे, और देखिए लिखा हुआ ज़माने तहरीर, है ना। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ज़माने तहरीर दिखाई दे रहा है ना, मतलब कि ये कब लिखा गया है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये तकरीबन 1800 या 1802 में लिखा गया है, ठीक है। तो आपको ये मतलब याद करने वाला भी एक पॉइंट हो गया कि मतलब ये जो आपका सबक है ये कब लिखा गया है, शेर चौथे दरवेश का, तो ये 1800 तकरीबन 1800 या 1802 में लिखा गया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आप सभी। अब हम शुरू करते हैं। ये चौथा फ़कीर अपनी शायर की हकीकत रूबरू इस तरह दोहराने लगा। चौथा फ़कीर जाता है और वो अपनी पूरी कहानी इस तरीके से दोहराता है। क्या कहता है वो, किस्सा हमारी बेसरोपाही का अब सुनो, टुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो, किस वास्ते मैं आया हूँ यहाँ तक तबाह हो, सारा बयान करता हूँ उसका सबब सुनो, ठीक है। तो इसने शेर के अंदाज़ में अपने बयान को बयान करते हुए कह रहा है कि मेरी किस्सा यानी मेरी कहानी को बेसरोपाई का अब सुनो, मेरी कहानी का जो किस्सा है वो अब आप लोग सुनिए। टुक अपना ध्यान, और अपना ध्यान जो है अब मेरी तरफ करके मेरा पूरा वाक़या, मेरा पूरा किस्सा गौर से सुनिए। किस वास्ते मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे किस वास्ते आया हूँ और यहाँ तक तबाह हुआ, और मैं किस तरीके से तबाह हो गया हूँ, सारा बयान मैं करता हूँ, उसका सबब आप सभी सुनो, ठीक है। कितने अच्छे अंदाज़ में, शेरी अंदाज़ में इसने बयान किया है। फिर वो क्या कहता है, सुनाता है, फिर कहता है, पूरी कहानी बच्चों बहुत बढ़िया कहानी है, अगर आप बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी, ठीक। मीर अम्मन की ये कहानी है जो कि बहुत आसान ज़बान और कहीं कहीं थोड़ा सा मुकफ़्फ़ा मुसज़्ज़ा अल्फाज का भी बयान किया गया है। कहते हैं, या मुर्शिदिल्लाह, अब मतलब ये किसी को कहानी जब अपनी सुना रहा है तो उसको मतलब बहुत इज़्ज़त से बहुत इज़्ज़त से उनको एहतराम से बोल रहे हैं, या मुर्शिदिल्लाह ज़रा मुतवज्जा हो, यानी मेरी बात सुनिए, ये फ़कीर जो इस हालत में गिरफ़्तार है
چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، یعنی جو اب یہ آج تو یہ فقیر کی حالت میں ہے، لیکن یہ کہاں کا، ایک چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، ناز و نعمت سے پرورش پائی ہے اور بخوبی تربیت ہوا ہے، زمانے کے بھلے برے سے کچھ واقف نہ تھا۔ پوری کہانی اپنے بچوں، یہ سب تو آسان ہے، ہم یوں ہی پڑھتے جاتے ہیں، جہاں پہ مشکل ہوگا ہم بتاتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا بڑی ناز و نعمت سے میں پلا ہوا ہوں، زمانے کے بھلے برے سے میں کچھ واقف نہیں تھا، مطلب زمانے میں مطلب بہت اچھے طور طریقے سے یہ پلا ہوگا، تب اس کو برائیاں بالکل نہیں واقف تھی۔ میں جانتا تھا کہ یوں ہی نہیں ہمیشہ نبھے گی۔ وہ کہہ رہا ہے یہ بات، دیکھو آپ لوگ، یہاں پہ لکھا ہوا کہ میں جانتا تھا کہ اس طریقے سے کبھی بھی ہمیشہ چلتی نہیں رہے گی۔ پھر کیا کہتا ہے، عین بے فکری میں یہ حادثہ روبکار ہوا، یعنی کوئی اس کو حادثہ نظر آتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے، قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے انہوں نے رحلت فرمائی، یعنی ان کے جو ابو تھے نا، ان کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے لڑکے تھے، ان کے ابو تھے، تو ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ جان کندنی کے وقت اپنے چھوٹے بھائی جو میرے چچا ہیں، اور جب مطلب بہت جان کندنی یعنی کہ بہت بیمار رہے ہوں گے، تب وہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سب مال ملک چھوڑ کر ارادہ کوچ کر کیا، لیکن یہ وصیت میری تم بجا لائی ہو۔ مطلب ان کے جو چاچا رہتے ہیں، ان کے ابو چھوٹے بھائی جو رہتے ہیں تو ان کے چاچا ہوئے ہیں، تو شہزادہ کا بتا رہا ہے کہ میرے ابو نے مطلب اس وقت ایک وصیت کر کے گئے کہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن تم ایک میری وصیت ہے اس کو بجا لائی ہو، یعنی پورا کرنا، اور بزرگی کا کام فرمائی، یعنی آپ میری بات کو مان لینا، میری اہمیت رکھنا بات کی۔ جب تک شہزادہ جو مالک اس تخت 176 کا ہے، جوان اور شعور سنبھالنے والا اور اپنے گھر دیکھنے والے، تم اس کی نیابت کیجیے۔ کہ جب تک یہ جو میرا شہزادہ یعنی جو میرا بیٹا ہے، جب تک کہ بڑا نہیں ہو جائے گا، تم اس کی کیا کرنا، حفاظت کرنا، نیابت کیجیے، تم اس کی حفاظت کرنا، نیابت کرنا، اور سپاہ و ریت کو خراب نہ ہونے دیجیے، اور جتنا میرا سپاہ یعنی میری جتنی بھی کہیں کہ جتنا بھی میرا تخت تاج ہے نا، جتنی بھی میری سب کچھ ہے، بادشاہیت ہے، اس کو خراب مت ہونے دینا جب وہ بالغ ہو، یعنی شہزادہ، ٹھیک ہے۔ آگے دکھاتے ہیں، جب شہزادہ بالغ ہو، یہ تو دوسرا پیج ہے، ہم اس پیج پہ آتے ہیں، یہ والا پیج ہے، اس کو سب کچھ بجھا کر تخت حوالے کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہہ رہے کہ جب شہزادہ میرا بڑا ہو جائے تو اس کو سب کچھ سمجھا کر کے میری جو یہ تخت ہے، میرا جو بادشاہیت ہے اس کو دینا، اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے اس سے شادی کر دینا، یا یہ بھی وصیت کر دیتے ہیں کہ جو تمہاری بیٹی ہے اس سے میری بیٹی کی شادی کر دینا، ٹھیک۔ تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا، یعنی شادی کر دینا، اور میرے بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو اس کو سب کچھ دے دینا، پھر تم سلطنت سے دور ہو جانا، اس سلوک سے بادشاہیت ہمارے خاندان میں قائم رہے گی۔ تو یہ بات کہتے ہیں کہ مطلب اس طریقے سے میرا جب بیٹا بیٹھ جائے گا کرسی پر تو بادشاہیت ہمیشہ میری چلتی رہے گی، کوئی خلل نہ آوے گا، یہاں دیکھ رہے ہو نا، کوئی خلل نہ آوے گا۔ یہ کہہ کر آپ تو جہاں بے حق تسلیم ہوئے، یعنی یہ کہہ کر اس کے والد جو تھے وہ چلے گئے۔ چاچا بادشاہ ہوا اور بندوبست ملک کا کرنے لگا، مجھے حکم کیا کہ زنانے محل میں رہا کریں۔ مطلب اب کیونکہ وہ چھوٹے تھے، کیونکہ وہ شہزادہ تھا، وہ چھوٹا تھا، تو ان کو حکم ہوا کہ زنانے محل یعنی جو عورتوں کا جو محل ہوتا ہے اس کو زنانے محل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زنانے محل میں رہا کرے جب تک جوان نہ ہو، دیکھ رہے ہیں آپ، جب تک جوان نہ ہو باہر نہ نکلے۔ یہ فقیر 14 برس کی عمر تک بیگمات اور خواصوں میں پلا کیا۔ بیگمات میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو، زنانے محل ہوتا ہے تو وہ عورتوں کا جب محل تھا، تو یہ وہیں بہت سال تک یعنی 14 سال تک وہیں میں بڑا ہوا، اور وہیں پہ پل بڑھ گیا وہاں پہ۔ چچا کی بیٹی سے شادی کی خبر سن کر شاد تھا، یعنی اس بات کو وہ بہت خوش تھا کہ میری چچا کی بیٹی سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس امید سے ہم دکھا رہے ہیں نا کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ دکھاتے ہیں آپ کو، ہاں یہاں دیکھیے، اس کی بیٹی، چچا کی بیٹی کی خبر سے وہ کیا تھا، بہت شاد تھا۔ اس امید کی بے فکری رہتا تھا کہ اب دل میں کیا کہنا، اب کوئی دن میں بادشاہیت بھی ہاتھ لگے گی اور
خود دائی بھی ہوگی، بہت خوش رہتا تھا کہ میری شادی بھی ہو جائے گی اور جو ہے مجھے یہ تخت و تاج بھی مل جائے گا۔ دنیا با امید قائم ہے، ایک حبشی مبارک نام جو والد مرحوم کی خدمت میں تربیت ہوا تھا۔ تو پھر یہ ایک حبشی رہتا ہے، یعنی ان کے والد کا وہ دوست رہتا ہے، مرحوم یعنی ان کے والد کا انتقال جو ہو چکا تھا، تو ان کا نام جو ان کے والد کے ایک دوست تھے اس کا نام کیا تھا؟ حبشی تھا۔ حبشی تھا اور وہ بھی ان کے والد کے پاس رہتا تھا، اس کا بڑا اعتبار تھا، ہے نا، اس کا بڑا اعتبار تھا اور صاحب شعور اور نمک حلال تھا، یعنی ان کے وہ والد کا بہت اچھا دوست تھا اور مطلب نمک حلال تھا، یعنی ان کے والد جب بادشاہ تھے تو ان کو جب اپنی دوست بنا کے رکھے تو بہت ساری ضرورتیں ان کی پوری کرتے رہے ہوں گے، اس لیے وہ بہت ہی ان کا نمک حلال تھا۔ میں اکثر اس کے نزدیک جا بیٹھا، مطلب یہ شہزادہ کہتا ہے کہ میں اکثر اس کے نزدیک جا بیٹھا، وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا اور میری جوانی دیکھ کر خوش ہوتا تھا، کیونکہ اوپر پہلے ہی کہا گیا کیونکہ وہ نمک حلال تھا۔ تو بادشاہ جو تھا وہ ان کا جو دوست تھا حبشی، وہ ان کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ الحمدللہ شہزادے، مطلب ان کی جوانی کو دیکھ کر کے وہ بہت خوش ہوتا تھا، کہتا تھا الحمدللہ شہزادے اب تم جوان ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب تمہارا امو ذل شبحانو کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ دیکھ رہے ہو نا آپ کہ نصیحت پر عمل کرے گا، یعنی کہہ رہا اب تو تم جوان ہو گئے ہو اور جو تمہارا چاچا ہے اب ہو سکتا ہے تمہارے ابو کی باتوں پر نصیحت کرے، یعنی باتوں کو غور کرے، اپنی بیٹی اور تمہارے والد کا تخت تمہیں دے دے، ہے نا، اپنی بیٹی اور تمہیں والد کا تخت تمہیں دے دے۔ ایک روز یہ اتفاق ہوا کہ ایک ادنا سہیلی بے گناہ میرے تئیں ایک ایسا تماچا کھینچ کر مارا کہ میرے گال پر 5 انگلیوں کا نشان اکھڑ آیا۔ دیکھ رہے ہو، ایک دن ہوتا ہے کہ کوئی سہیلی رہتی، وہ آ کر کے ان کے گالوں پر تیز سے مارتی، شہزادے گال پر۔ میں روتا ہوا مبارک کے پاس پہنچا، اس نے مجھے گلے سے لگایا اور آنسو آستین سے پوچھے اور کہا کہ چلو آج تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں۔ بادشاہ دیکھ کر مہربان ہوا اور لائق سمجھ کر تمہارا حق تمہیں دے دے، یعنی کہ ان کے جو والد کا دوست رہتا ہے حبشی، وہ سوچتا ہے کہ ایک دن، کیونکہ وصیت پہلے سے ہی کی گئی تھی، ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، وصیت پہلے سے کی گئی کہ جب ابھی میرا جو شہزادہ وہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو تم اپنی لڑکی کی شادی کر دینا اور اس کا تخت تاج دے دینا۔ تو یہی سوچ کر کے اس کو بھی حبشی مبارک کو بھی یہ بات پتہ رہتی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم بڑے ہو گئے، اب تمہارے چچا کے پاس تم کو لے چلنا چاہیے، یہی بات ہوتی ہے۔ آگے دکھاتے ہیں آپ کو، ہے نا، حق تمہیں دے دے۔ اسی وقت چچا کے حضور میں لے گیا، چچا نے دربار میں نہایت شفقت کی اور پوچھا کہ کیوں دل گیر ہوا ہے، آج یہاں کیوں کر آئے ہو؟ مبارک بولا کچھ عرض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر خود بخود کہنے لگا کہ اب میاں کا بیاہ کر دیتے ہیں، ہے نا۔ مبارک نے کہا بہت مبارک ہے، کہ مطلب وہی کہتا ہے کہ اب ان کا شہزادے کا بیاہ کر دیتے ہیں، یہ بات بہت اچھی ہے۔ ٹھیک، اب ہم آگے پڑھاتے ہیں۔ یہ ٹھیک دکھائی دے رہا ہے نا آپ لوگوں کو، وہ ہی نجومی ہوتے ہیں، جیسے جیوتشی لوگ نہیں ہوتے ہیں جو بھوشیہ دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فیوچر دیکھتے ہیں، ویسے ہی ہمارے اردو جو ہوتے ہیں وہ نجومی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نجومی دکھاتے ہیں ہم آپ کو، یہاں دیکھیے، نجومی اور رمالوں کو روبرو طلب کیا اور پری دل سے پوچھا کہ اس سال کون سا مہینہ اور کون سا دن اور کون سی گھڑی مہورت مبارک ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے یہی سب ہوتا رہتا ہے شادی کرنے کے لیے، تو وہی سب باتیں پوچھی جا رہی ہے۔ شرع انجام شادی کا کروں، انہوں نے مرضی پا کر گنا کر عرض کیا کہ قبلہ عالم، یہ برس سارا نحس ہے، کسی چاند میں کوئی تاریخ صاد نہیں ٹھہرتی ہے، اگر یہ سال تمام یہ باخبر و عافیت کٹے تو آئندہ خیر کے لیے بہتر ہے۔ تو مطلب باتوں کو ٹالا جا رہا ہے، کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا سال جو کیا ہے اچھا نہیں ہے، منحوس سال ہے، شہزادے کی شادی کا کوئی دن نظر نہیں آ رہا، چاند کا دن مطلب نظر نہیں آ رہا ہے۔
बादशाह ने मुबारक की तरफ देखा। अब जो बादशाह क्या करता है, मुबारक की तरफ देखता है और कहा कि शहज़ादे को महल में ले जाओ। शहज़ादे को महल में ले जाया जाता है। खुदा चाहे तो इस साल से गुज़रने से उसकी अमानत उसके हवाले कर दूंगा। कह रहा है कि मतलब साल गुज़रते गुज़रते मैं उसकी अमानत यानी उसका तख्त ताज उसको दे दूंगा। खाते जमा रखे और पढ़े लिखे। मुबारक ने सलाम किया और मुझे साथ ले लिया और महल में पहुंचा दिया। 2-3 दिन के बाद मैं मुबारक के पास गया, मुझे देखते ही रोने लगा, है ना। 2-3 दिन के बाद जो है फिर वो शहज़ादा जाता है मुबारक के पास, यानी अपने अब्बू के दोस्त के पास फिर हो जाता है और वहीं पे रोने लगा। मैं हैरान हुआ और पूछा कि दादा खैर तो है, तुम्हारे रोने का क्या बाइश है ना, बाइश मतलब सबब, तुम्हारे रोने का क्या वजह है। तब वो ख्वाह मुझे दिल और जान से चाहता था। बोला कि मैं उसी रोज़ तुम्हें उस जालिम के पास ले गया था ना। मतलब वो मुबारक रो रहा है, ये बात मुबारक रो रहा है, शहज़ादे को ये पूरी बात सुना रहा है क्योंकि वो शायद कुछ सुन कर के आया था, ठीक है। तो वो बोला कि मैं उसी रोज़ तुम्हें उस जालिम के पास जो ले गया था, काश अगर ये जानता होता तो ना ले जाता। मैंने घबरा कर कहा कि मेरे जाने में ऐसी क्या कबाहत हुई, कहो तो सही। तब उसने कहा कि सब अमीर और वज़ीर अरकान दौलत छोटे बड़े तुम्हारे बाप के वक्त के तुम्हें देखकर खुश हुए। यानी वहाँ के जितने भी लोग थे, अमीर थे, जो वज़ीर थे ना, दरबार में तो सारे लोग होते हैं वज़ीर वगैरह, वज़ीर थे, सब तुम्हें देख कर के खुश हुए और खुदा का शुक्र करने लगे। अब हमारा साहबज़ादा जवान हुआ और सल्तनत के लायक हुआ, है ना। अब कोई दिन में हकदार को मिलेगा तब हमारी कद्रदानी करेगा। मतलब कि अब जब बादशाह का बेटा यानी शहज़ादा बैठेगा तब पूरी वहाँ के जितने भी दरबार के लोग थे सब खुश हो गए कि अब हमें हमारा हक मिलने लगेगा। ये खबर उस बेईमान को पहुँची, उसकी छाती पर सांप फिर गया, यानी वही उसका चचा की बात हो रही है ना, उसकी छाती पर सांप फिर गया। मुझे खलवत को बुला कर कहा, ऐ मुबारक अब ऐसा काम कर कि शहज़ादे को किसी करीब से मार डाल और उस तरह का ख़तरा मेरी जी से निकाल जो मेरी खातिर जमा हो। यानी अब वो प्लान बनाने लगा कि मेरे हाथ से अब तो पूरी सल्तनत चली जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो वो मुबारक को बुला कर कहता है कि तू ले जा, है ना, शहज़ादे को मार डाल और उसका ख़तरा मेरे जी से निकाल दे जो मेरी खातिर जमा हुआ है। तब से मैं बेहवाश रहा हूँ कि तेरा चाचा तेरी जान का दुश्मन हुआ। तब से मेरे दिल, तभी वो रो रहा था, तभी उसने रो करके आके शहज़ादे को ये बात बता रहा है। जो ही मैंने मुबारक से ये खबर नामुबारक सुनी, बगैर मारे मर गया। मतलब वो नमक हलाल था ना, उसके मतलब वालिद का बहुत ही वफ़ादार दोस्त था और उसको बहुत तकलीफ़ होती है, वो बहुत ही रोने लगता है। आगे क्या होता है फिर देखते हैं। और जान के डर से उसके पाँव पर गिर पड़ा। वास्ते खुदा के मैं सल्तनत में गुजरा कशु तरह मेरी जी बची। उस गुलाम बावफा ने मेरा सर उठाकर छाती से लगा लिया और जवाब दिया कि कुछ खतरा नहीं, एक तदबीर मुझे सूझी है। मतलब उसको कोई रास्ता नज़र आता है, ठीक है। अगर रास्ता आई तो कुछ परवाह नहीं, ज़िंदगी अब तो सब कुछ है। मतलब वो दोनों मिल करके एक प्लान करते हैं, ठीक। अगलब है कि उस फिक्र से तेरी जान भी बचे और अपने मतलब से कामयाब हो। मतलब दोनों मिल करके अब एक प्लान बनाते हैं कि हो सकता है इससे तेरी जान भी बच जाए और अपना काम भी हो जाए। ये भरोसा देकर मुझे साथ लेकर उस जगह बादशाह मगफूर, देख रहे हो ना, बादशाह मगफूर यानी वालिद इस फ़कीर के सोते बैठते थे। मतलब एक बादशाह जहाँ पे उसके वालिद शहज़ादे के वालिद थे, जहाँ पे वो सोते उठते बैठते थे। और बादशाह का क्या नाम था, बादशाह का नाम था मगफूर था। तो वहाँ पे और मेरी बहुत ही खातिर जमा की, तो वहाँ पे उसको ले जाते हैं। यानी कि उसके वालिद के एक दोस्त क्योंकि बादशाह है तो बादशाह का दोस्त भी बादशाह होगा, है ना। बादशाह मगफूर था जिसके पास उसको लेके जाते हैं और बादशाह जो है उसकी बहुत, यहाँ देखो, बहुत खातिरदारी भी करता है। वहाँ एक कुर्सी बिछी थी, एक तरफ मुझे कहा और एक तरफ आप पकड़कर संदली, वही संदली मतलब कुर्सी होता है, संदली को सरकाया और कुर्सी के तले का फ़र्श उठाया, ठीक है।
कुर्सी के तले का मतलब सब जादू। ये भी आप देखिएगा, कहानी बहुत अच्छी है। कुर्सी के तले का जब फर्श हटाता है और ज़मीन खोदने लगता है। बादशाह के यहाँ सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। एक बार की एक खिड़की नमूद हुई कि जंजीर और फुकलों से उसमें लगा है। मतलब वो कुर्सी पे वो लोग जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से कुर्सी हटाई जाती है, फर्श ज़मीन से मतलब हटाया जाता है, तो वहाँ पे एक खिड़की नज़र आती है। मुझे बुलाया, मैं अपने दिल में मुकर्रर ये समझा कि मेरे ज़बह करने और गाड़ देने को ये गड्ढा उसने खोदा है। मतलब उसके दिल में बेचारे के पहले से ही डर था, तो सोचने लग रहा है कि मेरे चचा ने ये गड्ढा खुदवाया है मुझे मारने के लिए। मौत आँखों के आगे आ फिर गई। लाचार चुपके कलमा पढ़ता हुआ नज़दीक गया। देखता हूँ तो उस दरीचे के अंदर इमारत है। जब उसके अंदर वो जाता है तो उसके अंदर देखता है तो इमारत है और 4 मकान हैं। हर एक दालान में 10-10 खुमे सोने की जंजीरें हैं। देख रहे हो ना आप, दालान में 10-10 खुमे सोने की जंजीरों में जकड़ी हुई है, ठीक है। और हर एक गोली के मुंह पर एक सोले की ईंट और एक बंदर जड़ाऊ का बना हुआ था। एक बंदर, मतलब वहाँ पे बंदर भी था लेकिन वो जड़ा हुआ था, मूर्ति थी बंदर की। 39 गोलियाँ चारों मकान में गिनी, ठीक है। और एक खुम को देखा कि मुँह अशरफियाँ भरे हुए है। उस पर मैमूना है, मैमूना मतलब भी होता है बंदर, उस पर मैमूना ना खुश्त है। और एक हौज़ जवाहिर से लबालब भरा हुआ है। मतलब कि बहुत खूबसूरत उस मकान में जो इमारत है, अंदर नहीं, जो अंदर इन लोगों ने इमारत देखी उसमें ऐसे कुछ जादुई टाइप के ऐसे खूबसूरत बंदर दिख रहा है, तो खूबसूरत सोने चांदी के सब कुछ दिख रहा है ना, मतलब वहाँ पे पूरा जादू ही है। एक हौज़ जवाहर लबालब से देखा, उसने मुबारक से पूछा कि ऐ दादा ये क्या तिलिस्म है, मतलब ये क्या जादू है इसका, और ये किसका मकान है और ये किस काम के हैं। बोला कि ये बूझने जो देखते हो, बूझने का मतलब भी होता है बंदर, ठीक है। ये बूझने जो देखते हो उनका क्या माजरा है कि तुम्हारे बाप ने जवानी के वक्त से मुल्क शादिक जो बादशाह जिनों का है। अब देखो इसमें भी एक कहानी छुपी हुई है। अब वो कहता है कि ये जो बंदर तुम देख रहे हो ना, जो तुम्हारे बाप ने मलिक सादिक भी एक बादशाह है, लेकिन वो बच्चों जिनों का बादशाह है। मलिक सादिक जो जिनों का बादशाह, उसके साथ दोस्ती और आमद वो रफ़त पैदा की थी। यानी इनके वालिदा करके इन लोगों इस बादशाह से, जो जिनों का बादशाह था, उससे आकर के मिलते थे। और ये लोग जादू से, मतलब कि जब जिन है तो जाहिर सी बात है कि जादू रहेगा, तो वहाँ पे इस तरीके से बंदर और क्या नाम है जवाहरात और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहती थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए सबक बहुत बड़ा है बच्चों, पूरी स्टोरी बहुत बड़ी है। चुनांचा हर साल में एक दफ़ा कई तरह के तोहफ़े खुशबू में और इस मुल्क की सौगातें ले जाते थे। कहने का मतलब उसके जो है उसके वालिद, शहज़ादे के जब वालिद आते थे मलिक सादिक से मिलने, तो वो कुछ ना कुछ लेकर के आते थे और 1 महीने के करीब उसकी खिदमत में रहते थे। जब रुखसत होते तो मलिक सादिक एक बंदर ज़मुर्रद का देता था, ठीक है। जब उनके वालिद उनसे मिलके जाते रहते थे तो वो जो दिनों का बादशाह सादिक था वो उनको एक बंदर ज़मुर्रद का देता था, मतलब हीरे जवाहरात के देता था। अभी हम आगे क्लियर कर देंगे ज़मुर्रद माने क्या होता है। हमारा बादशाह उसे ला कर इस तहखाने में रखता था, यानी जो उनके वालिद थे वो उसे ला करके उस तहखाने में रखते थे, ठीक है। तहखाने में रखता था। इस बात से सिवा मेरे कोई दूसरा मतलब ना था, मतलब सिर्फ मैं जानता था और मुबारक जानता था। एक मर्तबा गुलाम ने अर्ज़ किया, जहाँ पनाह लाखों रुपए के तोहफे ले जाते हैं और वहाँ से एक बूझना पत्थर का मुर्दा आप ले आते हैं। मतलब एक बार हबसी ये सवाल करता है कि ये बादशाह, आप तो लाखों रुपए के सामान उसके पास मुल्क सादिक के पास ले जाते हैं और वो आपको एक बूझना, यानी कि बूझना वही बंदर, एक पत्थर का वो बंदर, वो भी मुर्दा
کتاب ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، اس کا آخر فائدہ کیا ہے؟ مطلب وہ حیران رہتے ہیں اس بات کو دیکھ کر کے۔ جواب میری اس بات کا مسکرا کر فرمایا، خبردار کہیں ظاہر نہ کیجیے۔ مطلب اس کے والد کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کسی سے تم نہ بتانا۔ خبر شرط ہے یہ ایک میمون بے جان جو تجھے دکھائی دیتا ہے، میمون مانے بھی بچوں بندر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک میمون جو تجھے بے جان دکھائی دیتا ہے نا، ہر ایک کے 1000 دیو زبردست تابع اور فرما بردار ہیں۔ کہہ رہے ہیں دیکھو کتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں یہ بندر دکھائی دے رہا ہے نا، ہے تو وہ بے جان، لیکن اس بے جان بندر کے ایک 1000 دیو، یہاں دکھ رہا ہے نا، 1000 دیو زبردست تابع اور فرما بردار ہیں۔ مطلب ایک بندر کے پاس 1000 دیو ہیں جو کہ کیا ہیں؟ بہت ہی فرما بردار ہیں۔ جب تک میرے پاس 40ویں بندر پورے جمع نہ ہو جائے تب تک یہ سب نکمے ہیں، کچھ کام نہ آئیں گے۔ سو ایک بندر کی کمی تھی، اسی برس بادشاہ نے وفات پائی۔ دیکھ رہے ہو نا، وہ مطلب ان کو 40 بندر اکٹھا کرنے تھے، اور جب جیسے لاسٹ 39 تو ہو گیا تھا، جب اس کے والد نے لاسٹ والا بندر مطلب ملنے ہی والا تھا تب تک ان کا، یہاں دیکھو، ان کی وفات ہو جاتی، یعنی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت کچھ مطلب بیکار تھے تب تک، جب 40 ملتے تبھی وہ پورے کچھ کام کر پاتے، لیکن وہ 40 مل نہیں پائے تھے، اور اسی سال ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اتنی محنت کچھ نیک نہ لائے، اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا۔ اے بادشاہ ذات، تیری یہ حالت بے کسی کے دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے یہ جی میں ٹھہرایا کسو طرح تجھے ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں۔ یہ بات حبشی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو مبارک حبشی تھا۔ غالب ہے کہ وہ دوستی تمہارے باغ کی یاد کر کر ایک بوزنا جو باقی ہے تجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں تمہیں اس کے بادشاہ ملک صادق کے پاس چلوں اور وہ ایک بندر جو بچا ہوا ہے وہ تیرے لیے مانگ لاؤں، ان کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے۔ ابھی پوز کیا میں نے، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نہیں دیکھ رہے کہ بہت صحیح ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو آگے بتاتے ہیں ہم۔ اتنی محنت کچھ نہ لگے گی، اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا۔ ایسا زیادہ تیری حالت، یہ سب تو ہو ہی گیا ہے۔ ہاں، تو اس سے یہی بات کہتے ہیں کہ جو باقی ہے، جو وہ ایک بندر جو باقی ہے وہ تجھے دے دے اور تیری کچھ مدد کر دے، اور چین کی سلطنت جو باہر خطا ہے وہ تجھے جمع کر دے، یعنی جو تجھے چین کی سلطنت ہے وہ تجھے مل جائے، اور بالفعل اس حرکت میں تیری جان بچتی ہے، اور اس تدبیر سے شاید تیری جان بھی بچ جائے۔ اگر کچھ نہ ہو تو اس ظالم کے ہاتھ سے سوا اس تدبیر کی اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی ہے۔ ان کے چچا کہتے ہیں کہ جو اس کے چچا نہیں بلکہ ان کے دوست کہتے ہیں، ان کے والد کی حبشی مبارک، کہ یہی صورت ہے، یہی نظر آتی، تیرے بچنے کا یہی راستہ مجھے نظر آتا ہے۔ میں نے اس زبانی بسبب کیفیت سن کر کہا کہ دادا جان، اب تو ہماری جان کا مختار ہے، جو ہمیں حق میں بھلا ہو سو کر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں دادا جان، اب تو ہی میری جان کا مختار یعنی مالک ہے، اب جو میرے لیے اچھا ہو وہی آپ کرو، میری تسلی کریں۔ آپ کے عطر اور باخوار جو کچھ وہاں کے جانے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار، آگے دیکھتے ہیں، مطلب جو کچھ بھی سامان وہاں جانے کے لیے، جنہوں کو بادشاہ سے ملنے کے لیے جو کچھ بھی عطر وغیرہ جو کچھ بھی چاہیے وہ چلو بازار سے خرید کر کیا جائے۔ میں گیا، کہانی بہت بڑی ہے بچوں۔ پھر وہ جاتے ہیں سامان خریدتے ہیں۔ دوسرے دن اس کا چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل تھا، مطلب اس کی مثال ابو جہل سے دی گئی ہے نا، کیونکہ ابو جہل بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ان کو بہت پریشان کرے تھے، وہی اسی لیے ان کی بھی مثال ابو جہل سے دی گئی ہے۔ وہ کہا جہاں پناہ شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے۔ اب وہ جاتے ہیں، اس کے چچا ایک تدبیر نکال رہا ہے، چچا سے مل کر کے مبارک ایک تدبیر نکل رہا ہے۔ اب ان کے پاس جاتا ہے، وہی بادشاہ کے پاس،
मतलब उनके चचा के पास जाता है और एक तदबीर मुबारक निकालता है। क्या तदबीर निकालता है? कहता है अगर हुक्म हो तो अर्ज़ करूं। वो कमबख्त खुश होकर बोला क्या तदबीर है? जल्दी से खुश हो जाता है। क्या तदबीर है बताओ? बादशाह उसको मारा जाए शहज़ादे को। तब मुबारक ने कहा उसे मार डालने में सब तरह की आपकी बदनामी है, मगर उसे बाहर जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाऊं और गाड़ दाब कर चलाऊं। देख रहे हो ना, कहता है कि मतलब एक प्लान ये लोग कर रहे हैं मुबारक कि मतलब अगर उसे आप मार डालेंगे तो इसमें आपकी बदनामी हो जाएगी कि आपने ही मारा है, चलो इसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाए, है ना। हरगिज़ कोई मुहर्रम ना होगा। क्या हुआ? ये बंदिश मुबारक से सुनकर बोला बहुत मुबारक, मैं ये चाहता हूँ कि वो सलामत ना रहे, क्योंकि उसे दिल में पहले ये बात रहती है। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सलामत ना रहे, इसका दगदगा मेरे दिल में है। अगर मुझे इस फिक्र से तो छुड़ा देगा तो इस खिदमत के अवज़ बहुत कुछ पावेगा। मुबारक से कहता है कि अगर तो मुझे इस हालत से निकाल देगा जो उसके दिल में डर था उसको मराने का, तो तू जो कहेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। जहाँ तेरा जी चाहे ले जाकर खपा दे और मुझे खुशखबरी ला के दे। मतलब उसके ऊपर जुनून सवार है शहज़ादे को मारने का। मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपनी दिल जमई करके साथ लिया और वो तोहफे लेकर आधी रात को शहज़ादे से कूच किया और उत्तर की सिमत चला गया। 1 महीने तक पहन चला और एक रोज़ रात को चले जाते थे। जो मुबारक बोला शुक्र खुदा का है, अब मंजिल मकसूद को पहुँचे। मैंने सुनकर कहा कि दादा ये तूने क्या कहा? कहने लगा ऐ शहज़ादा जिन्नों का लश्कर क्या नहीं देखता? मैंने कहा मुझे तेरे सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता। मुबारक अब ये लोग बहुत आगे निकल रहे हैं ना, उसको कह देता है कि ले जाकर इसको जंगल में मार देंगे। फिर जब वो जंगल के लिए उसको ले जाता है तो कई मतलब 1 महीने लग जाते हैं चलते चलते, है ना। चलते चलते जब 1 महीने लग जाते तो वहाँ पे उसको फिर रास्ते में कुछ दिखाई देता है। तो मुबारक को तो दिख जाता है क्योंकि वो तो उसके वालिद के साथ जाता ही था, उसको सब पता था। लेकिन शहज़ादे को कुछ नहीं दिखाई देता है। तो वो कहता है देखो मुबारक एक जो है पूरी फ़ौज है। तो कहता मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक सुरमा, यहाँ देख रहे हो ना, सुलेमानी सुरमा, सुलेमानी सुरमे की सलाइयाँ मेरी दोनों आँखों में फेर दी। वो ही जो ही की खलकत और लश्कर के तनबुकनात नज़र आने लगे। जैसे उसने मेरे आँखों में सुरमा लगा दिया वैसे भी मुझे भी बड़े बड़े लश्कर दिखाई देने लगे। लेकिन सब खुश रूह और खुश लिबास मुबारक को पहचान कर है हर एक आशनाई की राह से गले मिलता और मज़ाही करता। मतलब सारे के सारे लोग बहुत खुश थे वहाँ पे और मुबारक को सारे लोग गले से लगा करके बहुत जो है अच्छा लग रहा था पूरा माहौल। आखिर जाते जाते बादशाही सराचों से नज़दीक गए और बारगाह में दखल हुए। देखता हूँ तो रोशनी करीने से रोशन है। अब मतलब वहाँ जिनों के बादशाह के पास पहुँचना है ना उन लोगों को, तो वहाँ बारगाह में जब दाखिल होते हैं तो वहाँ पे देखते बहुत तेज़ रोशनी, वहाँ से संदलियाँ तरह बा तरह की। आगे देखते हैं, बह तरह की 2 रोइयाँ बिछी हैं और आलम फाशिल दरवेश और अमीर वज़ीर मीर बख्श दीवान उन पर बैठे हैं। मतलब पूरा दरबार है, अब ये जिनों का दरबार है, पूरा उन पर बैठे हैं और साहिबिल गुज़र बरदार अहदी चीले हाथ बांधे खड़े हैं और दरमियान में एक तहत मुरस्सा कार बिछा हुआ है। उन पर मलिक शादिक ताज और चारकुब मोतियों की पहने हुए। अब मलिक शादिक यानी बादशाह को दिख गया बादशाह, है ना। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ते, कहानी बहुत लंबी हो रही है, ठीक है बच्चों। तो वही है कि जब वहाँ पे देखते हैं बादशाह को, वो चारकुब पहने हुए बैठा, मसनद पर तकिए लगाए बड़ी शान और शौकत से बैठा है। मैंने नज़दीक जाकर सलाम किया, मेहरबानी से बैठने का हुक्म हुआ। फिर खाने का चर्चा हुआ, बाद फरागत के दस्तरख्वान बढ़ाया गया। तब मुबारक की तरफ मुतवज्जा होकर अहवाल मेरा पूछा गया। मुबारक ने कहा कि अब उनके बाप की जगह पर उनका चचा का बादशाहियत करता है। मतलब मुबारक पूरी बात उनसे मुल्क सादिक से बता रहा है और उनका दुश्मन जानी हुआ, इसलिए उन्हें वहाँ का से ले भाग कर अपनी खिदमत में लाया हूँ। यतीम है और सल्तनत उनका हक है, लेकिन बगैर मुरब्बी कसी से कुछ नहीं हो सकता। हुजूर की दस्तगीरी के बाइस इस मजलूम की परवरिश होती। उनके बाप की खिदमत का हक याद करके उनकी मदद फरमाइयो, उनकी मदद फरमाइयो। और वो 40वां बंदर इनायत कीजिए और 40वें पूरे हुए हैं और ये अपने हक़ को पहुँच कर तुम्हारे जानो अमाल को दुआ दें।
सोई साहिबे की पनाह में कोई उनका ठिकाना नज़र नहीं आता। ये तमाम कैफे सुनकर सादिक तामुल ने कहा कि वाकई हुकूकत खिदमत और दोस्ती बादशाह मगफूर के हमारे ऊपर बहुत थी। अब याद कर रहे हैं उस दोस्ती को। और ये बेचारा तबाह होकर अपनी सल्तनत मौरूसी छोड़कर अपनी जान बचाने के वास्ते यहाँ तक आया है और हमारे दामन दौलत में पनाह ली है। मतलब ये मलिक शादी कह रहा है, तामकदूर कसू तरह हमसे कमी ना होगी। अब मतलब वो खुश हो गया, बादशाह जो था मलिक शादी वो खुश हो गया कि हम तुम्हारी किसी न किसी तरीके से कमी नहीं होने देंगे और तेरा दरगुजर ना करूँगा, यानी तेरी बात को मैं ना टालूँगा। लेकिन एक काम हमारा है, अगर वो इससे हो सका और ख़यानत ना की और ये बाखूबी अंजाम दिया और इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं ये कॉल करता हूँ, मतलब कॉल का मतलब मैं ये वादा करता हूँ, कॉल करार करता हूँ कि ज़्यादा बादशाह से सलूक करूँगा और ये जो चाहेगा उसको दूँगा। कहते हैं ठीक है, मैं बात मानता हूँ, मैं दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इससे एक काम लूँगा और इस काम में अगर ये कामयाब हो जाता है तब मैं इससे और भी अच्छा, इसके बाप से भी ज़्यादा अच्छा सलूक करूँगा और ये जो चाहेगा उसको दे दूँगा। ठीक है, फिर देखते क्या होता है। बस बच्चों यही स्टोरी ख़त्म है। तो ये जो मलिक सादिक रहता है वो यह वादा करता है और शायद कोई इस स्टोरी में आप इस कहानी में आपको बस इतना ही बताया गया है आपके 9th वाले बुक में। अगर आप आगे क्लास पढ़ते हैं तो शायद आपको इसका पार्ट 2, 3 सेकेंड सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शायद हो सकता है वो उससे कोई काम लेता होगा बादशाह, अगर वो कामयाब हो जाता होगा तो उसको 40वां बंदर मिल जाता होगा और वो कामयाब हो जाता होगा। ये सारे माने हैं। ठीक है, मुर्शदुल्लाह 76 अमू माने देखो यहाँ पे क्या होता है, चचा, ये अरबी का लफ्ज़ अम से बना हुआ है। रम्माल, चांद, महीना, संदली, कुर्सी, नमूद मतलब ज़ाहिर होना, खुम, देखो यहाँ पे महमून दिया, हम बता रहे थे ना महमून माने बंदर होता है, बूझने माने भी बंदर होता है। ठीक है, क्या क्या है देखो, महमून माने बंदर, बूझने माने बंदर, अमू चाचा ये अरबी का लफ्ज़ है। ठीक, बहुत सारे माने, जब आप अच्छे से माने याद करोगे तो फिर आपको और अच्छे से याद होगा। फिर ये बहुत सारा आपका जो है सबक का वो है, सवाल और जवाब है। ठीक है, तो ये सवाल जवाब जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप कॉपी में नोट करिए और मेरे सवालों का जो जो इसमें सवाल दिया गया है उसका आप जवाब दीजिए। ये पहला सवाल देख रहे हो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये पूरे 5 सवाल है। अगर आपने अच्छे से स्टोरी सब सुनी होगी तो आपको सवालों के जवाब बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे। ठीक है, तो अब बस यहीं पे आपका सवालों के जवाब बंद किए जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आपके पूरा सबक का नाम क्या था, शेर चौथे दरवेश का, है ना। ये शेर चौथे दरवेश की हमने आपको पूरी कहानी बता दी है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कहानी सुना होगा तो ये जो आपके सवालों के जवाब देख रहे हैं तो आप ये अपने आप फटाफट ये सवालों के जवाब लिख ले जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा सुनने के बाद सवालों के जवाब लिखिए और लिख करके हमें ज़रूर दिखाइए लिख करके, और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बच्चों ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको उर्दू पढ़ने सीखने में बहुत आसानी मिले, और हम आगे भी ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और जो बच्चे हमारे उर्दू में बहुत वीक हैं, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको उर्दू तेज़ पढ़ना, बोलना, आम ज़बान में बोलना, अपनी तहज़ीब है तो इसको अपने हाथ से न जाने दीजिएगा। ठीक है, हम आपको सब सिखाएंगे और अच्छे वीडियो बनाएंगे। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो और दूसरी भी क्लास के दूसरे भी स्कूल में बच्चों को भी आप भेज दो ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके सवालों के जवाब अगर आप नहीं बता पाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।